एक आदमी है जिसके माँ बाप हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, भाई और बहन है और वो अकेला कमाने वाला है। तो इतनी बड़ी लाइफ वो इस भरोसे नहीं जी सकता कि किसी को कुछ नहीं होगा। और ये जो बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क है, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं? इनको इस चीज की जरूरत है? और जब गवर्नमेंट फेल हुई तो उसने भी वही किया जो हर हारा हुआ इंसान करता है, अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दी। आज से काफी टाइम पहले जब चाइनीज और बेबीलोनियन लोग आपस में ट्रेड करते थे तो उन्होंने अपने रिस्क को कम करने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जो उससे पहले यूज नहीं होता था। और वो आइडिया ऐसा था जिसे हम आज भी यूज करते हैं। इनके पूरे ग्रुप ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम लोग आपस में कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे और अगर किसी एक को नुकसान होता है तो वो नुकसान हम आपस में बांट लेंगे। इससे फायदा यह होगा कि कम पैसे में सब लोग रिस्क फ्री हो जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज भी चला आ रहा है, जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उनको रिस्क फ्री कर दिया जाता है। अगर यह पैसा कार के रिस्क के लिए इकट्ठा होता है तो उसे हम कार इंश्योरेंस बोल देते हैं। अगर प्रॉपर्टी के रिस्क के लिए इकट्ठा होता है तो उसे हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। ऐसे ही अगर हेल्थ के रिस्क के लिए इकट्ठा होता है तो उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस बोल देते हैं। अब क्योंकि आज के सिनेरियो में बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, तो आप ऐसे किसी पे विश्वास करके पैसा इकट्ठा करके नहीं दे सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एंट्री होती है एक ऐसी कंपनी की जो कि रेपुटेड है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो करती है, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। सब इस कंपनी को ट्रस्ट करके पैसा जमा करते हैं और ये जो पैसा लोग देते हैं इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अब देखिए, भले ये इंश्योरेंस बहुत ही बोरिंग टॉपिक लगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल की बुक्स में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और यही रीजन है कि जो भी यंगस्टर है इसके नाम के अलावा ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है उनको। लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी आने लगती है आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगती है। और अगर आप एक ऐसे यंगस्टर हो जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, तब तो आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता होनी चाहिए। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि वो अपने देश के लोगों को फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। और इंडिया में भी इसके लिए आजादी के बाद से काम चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजादी से लेकर आज तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इस पर्टिकुलर चीज को लेकर हर तरीके से फेल रही है। और जब गवर्नमेंट फेल हुई तो उसने भी वही किया जो हर हारा हुआ इंसान करता है, अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दी। गवर्नमेंट ने इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जम के एंट्री दी और इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जम के खुले। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए तो वो चैरिटी करने तो आए नहीं थे, वो प्रॉफिट बनाने आए थे। इसलिए हेल्थ केयर महंगा हुआ। सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जिनका बिल लाखों में आने लगा। लेकिन इसका फायदा भी हुआ, एटलीस्ट जिसके पास पैसा है उनके पास कई सारे ऑप्शंस खुल गए। अगर इसको आप कोविड टाइम के एग्जांपल से समझो तो कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स कम थे और पेशेंट्स ज्यादा थे। गवर्नमेंट और आम जनता दोनों प्रेशर में थी। यही सिचुएशन होती है अगर सिर्फ गिने चुने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते इंडिया के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आने से लोगों के पास दूसरे ऑप्शन भी खुल गए। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाके अपना लोड तो कम कर लिया, लेकिन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे और मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। इससे बचने के लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस आया। इसको इसलिए लाया गया ताकि अगर कोई सरकारी सिस्टम से बेटर सर्विसेज चाहता है तो उसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अभी भी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस था ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए आया था जो बड़ी बड़ी मशीनें चलाते थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा रिस्क पे रहते थे। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था, इसलिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया उन कंपनीज के लिए जहां पे 10 एम्प्लॉय से ज्यादा थे। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक स्कीम लाई गई जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को पैसे मिलाने थे, जिससे किसी एक पे लोड ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग रिस्क फ्री हो जाएं। ये सिस्टम अभी भी चलता है ईएसआई के नाम से। अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ये स्कीम मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस जब ये आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की फैमिली को भी हेल्थ कवर मिलने लगा और फिर कुछ एमएनसीज ने भी इसकी देखा देखी में अपने एम्प्लॉइज की फैमिली को भी कवर देना शुरू कर दिया। अब आज की डेट में यह है कि आप भले जॉब करते हो चाहे नहीं करते हो, आप चाहे अकेले के लिए चाहिए या फिर आपको फैमिली के लिए चाहिए, आप अलग से इंश्योरेंस ले सकते हो। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंपैरेटिवली प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो बिल आता है वो ज्यादा आता है, लेकिन कितना ज्यादा आता है ये भी तो पता होना चाहिए। और हवा में बात नहीं करेंगे, फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे देखते हैं कि ये गैप कितना बड़ा है। इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली 6 गुना ज्यादा पैसा लगता है। आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने की एवरेज कॉस्ट है 4,452 रुपीज और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती होते हैं 31,845 रुपीज लगते हैं। अभी डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी एक आम आदमी को अगर कोई बीमार होता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आजादी से लेकर आज तक हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई है। दिल्ली एनसीआर के जो नामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो पेशेंट्स गए उनके बिल को इकट्ठा करके एनालाइज किया गया ताकि ये पता चल सके कि जो बिल बनाए गए हैं इन हॉस्पिटल्स ने ये जेन्युइन है या फिर इसमें कोई हेरफेर हुई है। और ये काम किया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी एनपीपीए ने। तो इसमें यह पता चला कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जेनेरिक दवाइयों को अवॉइड कर रहे थे और नॉन जेनेरिक दवाइयां दे रहे थे। अब ये जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं? देखिए, ये तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा दिया है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जेनेरिक दवाइयों में गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, उसका रेट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए दूसरे ब्रांड की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं जहां पे पहले से ही कमीशन सेट होता है। तो जब इन पेशेंट्स का बिल एनालाइज किया एनपीपीए ने तो टोटल मेडिकल का जो बिल बना था एक पेशेंट का, उसमें सिर्फ 4% जेनेरिक दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थी ताकि मार्जिन मोटा बने। बाकी हर चीज प्राइवेट प्लेयर से ली गई थी जहां कोई रोक टोक नहीं थी प्राइस को ऊपर नीचे करने की। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने डिस्ट्रीब्यूटर से जो दवाइयां ली हैं उसका ओरिजिनल बिल है। इसमें आप समझ पाएंगे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कितने में चीजें खरीदी और कितने में अपने पेशेंट्स को दी। ये जो सीरिंज है ये एक हॉस्पिटल ने डिस्ट्रीब्यूटर से 68 पीसेस खरीदे, जिसमें एक सीरिंज ₹1.28 की ली और पेशेंट को 23 रुपए में दी। 1000% से भी ज्यादा का मुनाफा बनाया जा रहा है। आप पॉज करके बाकी जो चीजें उनके भी रेट्स चेक कर सकते हैं। एक आदमी है जिसके माँ बाप हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, भाई और बहन है और वो अकेला कमाने वाला है।
तो इतनी बड़ी लाइफ वो इस भरोसे नहीं जी सकता कि किसी को कुछ नहीं होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल से पाला नहीं पड़ेगा। ऐसा सोच के आगे बढ़ना बहुत ही गलत डिसीजन है। एक मिडिल क्लास आदमी सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल से दूर रहता है गरीबी रेखा के नीचे आने में। अब देखिए यहां से दो चीजें हैं, या तो आपके पास इतना पैसा हो कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप पैसा निकाल के इलाज करा लो, और दूसरा तरीका सिर्फ यही बचता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ।